In this pandemic situation, the generation who survived the most are students. I remember 2 to 3 months before when my students were in complete hypothetical situation and they asked me what to do next. I take an initiative to start a new web series to explore and learn. So let's get started. जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर। सो उससे पहले आपका क्या क्राइटेरिया है कि यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग द ऑनलाइन लेक्चर्स। ऑनलाइन लेक्चर में मोस्टली चीज़ें इतनी ईजिली समझ में नहीं आ जाती और सेकेंड ईयर के क्लासेस जो हैं वो हमारे पास 24 जुलाई से ऑनलाइन स्टार्ट होने लगी हैं अगेन। सो वो बच्चे जो कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में मूव कर रहे हैं एंड दे हैव टू टेक देयर क्लासेस ऑन अ वेरी सीरियस बेसिस और अ सीरियस नोट। तो ये आज से उनके लिए ये लेक्चर मैं स्टार्ट करने लगा हूँ कि वो अच्छे तरीके से इस तमाम चीज़ को समझ सकें। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 ऑफ सेकेंड ईयर। व्हेन इट कम to the college orientation session and when it come to the college orientation classes, there are 3 days for orientation कि आप लोगों को पता लग सके कि आपके पास सेकेंड ईयर है क्या और आपने किस तरीके से इसको प्रोसीड करना है। फॉर मी पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपकी बेस होता है एंड आप लोग अगर 2-3 महीने इन तमाम कंडीशन से दूर रहे हो, आप पढ़ाई से दूर रहे हो, तो वो तमाम बेस जो है वो दोबारा डेवलप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो फॉर दैट मैंने इस लेक्चर को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में ताकि हम कूलम्स लॉ और हम लोग 12th चैप्टर के कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 12th चैप्टर है क्या। 12th चैप्टर इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो राइट नाउ सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास टाइम्स आया नाउ। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील विद द चार्जेस एट रेस्ट। यानी आपके पास नेचर में जो चार्जेस अवेलेबल हैं एंड देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ चार्जेस, वन इज़ पॉजिटिव चार्जेस एंड अनदर आर नेगेटिव चार्जेस। ये 2 चार्जेस अगर आपके पास रेस्ट में पड़े हुए हैं तो उस ब्रांच को स्टडी करना, उस चीज़ को स्टडी करना आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। नाउ व्हेन कम टू इलेक्ट्रोस्टैटिक वी हैव टू डिस्कस द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज दैट फोर्स दैट बाउंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टू फॉर्म एन एटम और अ मॉलिक्यूल। सो अभी तक आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस पढ़े हैं। अगर आपके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक एटम के अंदर मौजूद है तो आपको पता है कि कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जिसने इसको बाउंड करके रखा हुआ है। दैट फोर्स इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। बिफोर मूविंग ऑन टू द कूलम्स लॉ, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं ताकि आपके फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े से रिवाइज हो जाएं एंड देन वी मूव ऑन टू द कूलम्स लॉ। फर्स्ट ईयर इज़ ऑल अबाउट द क्लासिकल फिजिक्स, यानी हमारे पास न्यूटन के जितने भी लॉज थे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फर्स्ट ईयर। और सेकेंड ईयर हमारे पास जितनी भी है in which we have to deal with electrical portion and electronic portion. So the electrical portion is discussed in second year. Okay, before moving on to the Coulomb's law, let's just discuss कि आपके पास कौन सी ऐसी बेसिक नॉलेज है जो कि होना बड़ा ज़रूरी है तभी आप इस टॉपिक को जो है वो अच्छे तरीके से कर सकेंगे। आई नो दिस टॉपिक इज़ नॉट फॉर दोज जो कि कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं, बल्कि ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अपनी इनिशियल क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं उन साइंसदानों का जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर वर्क किया है। नंबर 1 इज़ न्यूटन एंड द सेकंड इज़ केपलर। केपलर का नाम आपके पास यहाँ पर नया होगा क्योंकि ये आपकी बुक ना फर्स्ट ईयर ना सेकंड ईयर में यूज़ हुआ है, बल्कि जब आप मास्टर्स फिज़िक्स को पढ़ते हैं या मास्टर्स की कुछ बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसके लॉज जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्यूटन ने हमारे पास इन्वर्स स्क्वायर लॉ बनाया था। इन्वर्स स्क्वायर लॉ इज़ कि अगर आपके पास अर्थ का एक सरफेस के ऊपर कोई बॉडी मौजूद है और वो बॉडी अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करती है तो डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द डिस्टेंस ऑफ दैट बॉडी इज गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। अगर ये डिस्टेंस आपके पास इंक्रीज़ होता जाता है तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाती है अनलेस अनटिल वी रीच टू अ सर्टेन
हाई वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट जहाँ पर ग्रेविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है एंड वी मूव टू द स्पेस लेवल। इसी चीज़ को, इसी इन्वर्स लॉ को केपलर ने भी डिस्कस किया था एंड केपलर ने भी 3 लॉज जो हैं वो इक्वेशन के दिए थे, जो कि आज वो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसको हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन उनमें से एक लॉ जो है विच इज़ द केपलर्स थर्ड लॉ, उसकी बेस हमारे पास इस इन्वर्स स्क्वायर इक्वेशन में जो यूज़ होती है। यहाँ पर मेरा इन्वर्स स्क्वायर का बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही इन्वर्स स्क्वायर लॉ आपकी कूलम लॉ की बेस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इन्वर्स स्क्वायर लॉ के तहत जो इक्वेशन बन रही थी ऑफ न्यूटन ग्रेविटेशनल इक्वेशन, वो हमारे पास है क्या। दैट इज़ F इज़ इक्वल टू 1/r², और अगर आप इसको कांस्टेंट के साथ पढ़ते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू Gm1m2/r², इन विच कैपिटल M रिप्रेजेंट द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल मास रिप्रेजेंट द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जो कि अर्थ की सरफेस पे होगा, एंड r² इज़ द स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस, जिसको आप कहते हैं फिजिकली कि अगर ये डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाता है तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होती जाती है, बिकॉज दीज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पर स्क्वायर ही क्यों है। इस लॉ में स्क्वायर होने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि एक छोटी सी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक टॉर्च है और उस टॉर्च से जो है लाइट बाहर की तरफ निकल रही है, और आप देखते हैं कि जितनी भी लाइट रेज बाहर की तरफ निकल रही हैं दैट विल स्प्रेड इन द एटमॉस्फेयर, वो स्प्रेड होती जाएंगी, वो फैलती जाएंगी। लेट जस्ट कंसीडर कि आपने अभी एक r1 डिस्टेंस के ऊपर एक स्क्रीन रखी हुई है जो कि उस लाइट से इल्यूमिनेट हो रही है। सो वो डिस्टेंस और वो स्क्रीन एंड टॉर्च आपको नज़र आ रही होगी। नाउ लेट जस्ट इमेजिन कि अगर आप इस स्क्रीन को जो है वो दूर लेके चले जाते हैं और आपने सेम स्क्रीन के ऊपर उतनी ही लाइट को इल्यूमिनेट कराना है और उतनी ब्राइटनेस देखनी है, तो एट r2 डिस्टेंस हमारे पास स्क्रीन के जो है हमें 4 पार्ट्स चाहिए होंगे ताकि उस स्क्रीन पर हम टोटल लाइट को गैदर कर सकें, क्योंकि लाइट अब आगे स्प्रेड हो रही है। सिमिलरली अगर आप उसे r3 डिस्टेंस के ऊपर देखेंगे तो अब आपके पास 3 का स्क्वायर, यानी वी हैव टू हैव द 9 पार्ट ऑफ दैट फर्स्ट फोटोग्राफिक फिल्म, या वो वाला एरिया जिसके ऊपर लाइट जो है वो पड़ रही थी और वो इल्यूमिनेट हो रहा था। सो वी हैव टोटल अबाउट द 9 एरियाज़। वो 9 एरियाज़ जो हैं अब उनको चाहिए कि अब वो जो है वो पूरी लाइट जो है वो अपने ऊपर गैदर कर रहे हैं। सो व्हाट वी गॉट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, वी गॉट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट दैट जैसे जैसे आपके पास डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपके पास सोर्स ऑफ लाइट जो है वो कम होती जाएगी, और सोर्स ऑफ लाइट को उस डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट रखने के लिए you have to multiply the number of screens. So mathematically न्यूटन ने यहाँ से ये चीज़ जो है प्रूव कर ली कि at the distance which are goes on increasing, उनका स्क्वायर जो है that will be equal to the illuminating source of light. So from this ये लाइट पे सबसे पहले ये तमाम चीज़ परफॉर्म हुई, और ये सेम चीज़ जो है न्यूटन ने प्रूव की कि अर्थ की सरफेस के ऊपर भी if we go on increasing the level of the distance, ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम डिक्रीजिंग। सो इस बिना पर हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो बन गया था। बिफोर मूविंग ऑन एंड टू प्रूव द कूलम्स लॉ, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास केपलर्स इक्वेशन क्या थी। मैंने अगेन आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि केपलर इक्वेशन इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट इन फर्स्ट ईयर और इन सेकेंड ईयर, लेकिन बेस बनाने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ किस तरीके से प्रूव हुआ था, उस तमाम चीज़ के लिए हमें केपलर्स इक्वेशंस देखना बहुत ज़रूरी है। केपलर्स के भी 3 लॉज थे और उनमें से थर्ड लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रूव द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। सो लेट जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि हमारे पास केपलर्स थर्ड लॉ जो है वो है क्या। इफ़ वी हैव एन अर्थ सरफेस और अर्थ के बाहर हमारे पास जो है लेट्स सपोज कि हमारे पास 3 ऑर्बिट्स हैं, R1, R2 एंड R3, और इन ऑर्बिट्स में हमारे पास सैटेलाइट को जो है वो रिवॉल्व करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ T1, T2 एंड T3। सो केपलर ड्राइव्ड अ फार्मूला फॉर द टाइम ऑफ द सैटेलाइट to revolve in that orbits,
सो दैट विल बी इक्वल टू टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। यानी कि अगर आपके पास अर्थ के करीब कोई रेडियस है तो उसके लिए कम टाइम रिक्वायर होगा क्योंकि उसका रेडियस जो है वो कम है, और जैसे जैसे आप दूर अर्थ के सरफेस से मूव करते जा रहे हैं तो रेडियस हमारे पास बढ़ता जा रहा है, तो टाइम भी उतना ज़्यादा रिक्वायर होगा। सो बाय कंबाइनिंग ऑल द फैक्टर्स जो हमारे पास रिजल्ट था दैट विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन ऑफ दैट रेडियस, दैट विल बी इक्वल टू आर क्यूब। सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो इक्वेशन का रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ। Okay, so in this derivation we have to prove f is directly proportional to 1 over r square। तो सबसे पहले एक डायग्राम देखें जिसमें हमारे पास अर्थ जो है वो मौजूद है एंड वी हैव वन ऑर्बिट जिसकी रेडियस जो है दैट विल बी इक्वल टू आर। ठीक है, दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सैटेलाइट इन अ रेडियस। तो ये तमाम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, वेयर आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सैटेलाइट एंड एफ इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। वी नो दैट व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होती है, दैट विल बी इक्वल टू एफ इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। सेंट्रीपिटल फोर्स हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट के सैटेलाइट जितना भी हमारे पास एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है दैट रिक्वायर अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद होगी तो तभी आपके पास जो है ये सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा, अदरवाइज़ ये सैटेलाइट रिवॉल्व नहीं करेगा। अब देखिए कि हमारे पास यहाँ पर v आ रहा है विच इज़ द वेलोसिटी। सो दैट वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमारे पास जो है दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस। तो आपके पास वो इक्वल टू आएगा 2 पाई आर के, तो आप ही डिस्टेंस यहाँ पे पुट कर देंगे। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। नाउ यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन विच इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। तो आप इसको इसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे मैंने पुट कर दी है। दैट विल बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर ओवर आर। व्हेन यू हैव टू सॉल्व दिस, सॉल्व करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है हमारे पास उन बच्चों के लिए जो कि फर्स्ट ईयर करके आ चुके हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू एम एज इट इज़ 2 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी विच इज़ इक्वल टू द टी स्क्वायर, और आर उससे डिवाइड हो रहा है तो ये टी जो है वो ओवर फॉर्म में चला जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू आर। एक आर से आर हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द required equation or the remaining deducted equation that will be equal to f is equal to m 4 pi square r divided by t square। यहाँ पर हमने जो अभी केपलर्स लॉ पढ़ा था, केपलर्स की इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हम ये केपलर्स का थर्ड लॉ यहाँ पे यूज़ करते हैं विच इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस का क्यूब। तो टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाएं तो इज़ इक्वल टू आ जाएगा और इसकी जगह कांस्टेंट लगेगा। मैं यहाँ पर के जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, ऑल्दो अगर आप इसको ग्रेविटेशनल के कॉन्सेप्ट में लेके जाएंगे तो न्यूटन ने इसी को देखते हुए जी लगाया था, लेकिन केपलर्स के कॉन्सेप्ट जो हैं वो लाजमी तौर पर यहाँ पर ज़रूर यूज़ हुए हैं। चलें जी, इसको आगे लेके चलते हैं। तो ये आप यहाँ पर टी स्क्वायर की वैल्यू में जो है आप ये तमाम चीज़ पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, f इज़ इक्वल टू एम 4 पाई स्क्वायर r डिवाइड बाई के आर क्यूब। यहाँ पर r स्क्वायर है, यहाँ पर r क्यूब, यहाँ पर r है और यहाँ पर r क्यूब है, तो एक r से एक r कट जाएगा तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बचेगी जिसको मैंने रीअरेंज किया हुआ है एंड दैट विल बी इक्वल टू f इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाई के इंटू 1 ओवर आर स्क्वायर। दिस होल थिंग इज़ कॉन्स्टेंट, जो कि मैंने नीचे भी उसके ऊपर एक ब्रैकेट बनाई हुई, यहाँ पर भी मैं आपको रेड में ब्रैकेट शो कर देता हूँ। तो ये आपके पास कांस्टेंट है, तो आपके पास कांस्टेंट अगर हटा दें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएं, सो दैट विल बी इक्वल टू एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर। सो दिस इज़ द इक्वेशन, दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ द इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको एक दफ़ा आप दोबारा देख लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो जाएँ एंड देन वी मूव ऑफ टू द कूलम्स लॉ। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ऑल्दो दिस लेक्चर इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट कि ये आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फॉर बेस फॉर ओरिएंटेशन ऑफ सेकेंड ईयर ये तमाम डेरिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि ये आप लोगों के साथ रहे और आप लोगों को पता हो कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो है वो बनने के लिए भी कौन कौन से साइंसदान जो हैं वो इम्पॉर्टेंट थे और कौन कौन से जो रूल्स हैं और लॉज हैं इंपॉर्टेंट हैं कि हम लोग वो स्टेप यहाँ तक आने में कामयाब हुए हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से बने रहिए फॉर मोर फन वीडियोस एंड फॉर मोर लेक्चर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। When Kepler drive this equation, इसको बहुत टाइम जो है वो लगा
फॉर कूलम्स लॉ वी हैव टू मूव ऑन टू दैट लेवल जहाँ पे लाइट गई। आइए चल के देखते हैं इसकी अच्छी तरीके से डेरिवेशन डेरिवेशन